वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्थिक समृद्धि और विकास, उसका थर्ड पार्ट कल हुआ था, फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास। विकास, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 आर्थिक समृद्धि और विकास में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि आर्थिक विकास के कारक कौन कौन से हैं। वो आर्थिक कारक, अनार्थिक कारक और संस्थात्मक कारक, 3 कारक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास की अवस्थाएं। आर्थिक विकास की अवस्थाएं। ये कोई भी देश जब विकास के दौर से गुजरता है तो वह 5 चरणों से, 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। इसकी चर्चा डब्ल्यू रोस्टो ने रोस्टो ने 1960 में, 1960 में अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, में इनकी पुस्तक थी। इस किताब में इन्होंने 1960 में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है पारंपरिक अवस्था। दूसरी है आर्थिक विकास का जो दूसरा सोपान है, उस अवस्था को इन्होंने क्या कहा? पारंपरिक अवस्था के बाद आपका आता है आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। पूर्व की अवस्था। नंबर 3 है आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था। नंबर 3 है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था। चौथा है परिपक्वता की अवस्था। की अवस्था। और 5वां है उच्च उपभोग की अवस्था।
पांचवें है उच्च उपभोग की अवस्था। की अवस्था, ये 5 अवस्थाएं डब्ल्यू रोस्टो ने बताया। पारंपरिक अवस्था, आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्त की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और उच्च उपभोग की अवस्था। तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा रोशनी डाल दें, प्रकाश डाल दें कि पारंपरिक अवस्था क्या है। इस अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, नंबर 1 में क्या होता है, यह लगभग जनसंख्या का, टोटल किसी देश की पूरी जनसंख्या का 75% श्रम जो है वह कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होती है, कृषि होती है। आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत कृषि होती है। यानी आर्थिक क्रियाएं केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और जनसंख्या का 75% इसमें लगा रहता है। ये आपकी हो गई पारंपरिक अवस्था। आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था, सेकंड स्टेज में क्या होता है, विकास के सेकंड स्टेज में, दूसरे पायदान पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कृषि के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में यानी औद्योगिक क्षेत्र में भी शुरू हो जाती हैं। कृषि के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में शुरू हो जाती हैं। क्षेत्र में भी शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है, नवाचार, आविष्कार, इन्वेंशन, TION, इन्वेंशन और इनोवेशन, नवाचार, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है, नवाचार का मतलब होता है किसी चीज को नए ढंग से करना। तो कृषि के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। आविष्कार, नए नए आविष्कार होते हैं, नवाचार होता है, इन्वेंशन होता है। जैसे नवाचार, सपोज करिए कि लोग पहले मंदिरों में जाते थे, क्या करते थे, पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, पुजारी वहाँ पर जाता था, बैठता था और अपने जो कीर्तन है और भजन है वो सब सारी चीज़ें क्या करता था, सुनाता था, पढ़ता था। आज क्या है, आज के दौर में क्या होता है, सुबह उठे और पंडित जी गए मंदिर में, उन्होंने क्या किया, कैसेट लगा दिया और उससे तरह तरीके के भजन लोगों तक पहुंचते रहते। लाउड स्पीकर लगा दिया, पहले लाउड स्पीकर भी नहीं था। तो क्या होता है, नवाचार, यानी किसी पुराने काम को नए ढंग से संचालित करने को क्या करते हैं, नवाचार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सामाजिक और राजनैतिक ढांचे में, नैतिक ढांचे में परिवर्तन होता है, और तकनीक में भी परिवर्तन होता है।
यह आत्मस्फूर्त के की और पारस्परिक अवस्था के बीच की अवस्था है। आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था, इसमें किस क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, नए नए आविष्कार नवाचार को का जन्म होता है, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन होता है, तकनीक में भी परिवर्तन होता है। तो कहने का आशय ये है कि आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था में आर्थिक क्रियाएं इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में प्रारंभ हो जाते हैं, नए आविष्कार नवाचार को बढ़ावा मिलता है, राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन होता है, तकनीक में भी परिवर्तन होता है। तो यह है आपके आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था। अब तीसरा है स्टेप है आत्मस्फूर्त की अवस्था। तो हम इसको एरेज कर दे रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, आप लोग देख रहे होंगे इस पर। ये आत्मस्फूर्त की अवस्था में क्या होता है, की अवस्था अब इसमें औद्योगिकरण की क्रिया जो आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था थी वो तो थी, अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाती है और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने लगता है और लगभग 10% से ऊपर जो राष्ट्रीय आय है उससे उसके 10% से अधिक नेशनल इनकम के 10% से भी अधिक क्या होता है, निवेश होने लगता है, इन्वेस्ट होने लगता है। लगता है कृषि के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, यानी आय के नवीन स्रोतों का विकास होता है। आय के नवीन स्रोतों का विकास होता है, होने लगता है। ये आत्मस्फूर्त की अवस्था होती है। इसके पश्चात आता है आपका आत्मस्फूर्त की अवस्था के पश्चात। अच्छा, इस अवस्था में आत्मस्फूर्त की अवस्था में होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में एक बार भी इतना निवेश किया जाता है कि जो आर्थिक ढांचे की जड़ता वो टूट जाए और अर्थव्यवस्था जो है एक बारगी उसको प्राप्त कर ले, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जाए। इसकी चर्चा अभी हम लोग और करेंगे टेक ऑफ स्टेज की, जो हम लोग आर्थिक विकास की रणनीति जब पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें भी इसकी चर्चा हम फिर कर देंगे। तो आत्मस्फूर्त की अवस्था और तीसरा होता है परिपक्वता की अवस्था। इसमें क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय आय का 15 से 20% से भी अधिक इन्वेस्ट किया जाने लगता है। इन्वेस्ट होने लगता है इस अवस्था में। जाता है और इस अवस्था में क्या होता है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी अब कृषि क्षेत्र में भी
जो नए नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगता है, आय की नवीन स्रोतों का विकास होता है, राष्ट्रीय आय का 15 से 20% निवेश होने लगता है, यानी आर्थिक ढांचे की जड़ता जो है उस पर प्रहार होता है। और इसके बाद आती है आपकी उच्च उपभोग की अवस्था। इसमें जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनका उपभोग होने लगता है, जैसे एसी है, लग्जरी कार्स हैं, कार है, या और जो तमाम विलासिता की वस्तुएं हैं, इस उच्च उपभोग की अवस्था मतलब इसमें टिकाऊ और लग्जरी वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, उसका लोग अधिक इस्तेमाल करने लगते हैं, और वो श्रम के बजाय, मेहनत के बजाय अब अवकाश को पसंद करने लगते हैं। श्रम के बजाय अवकाश को प्राथमिकता देते हैं। तो ये आपकी उच्च उपभोग की अवस्था हो गई। इसके पश्चात आपका आता है कि आर्थिक विकास की प्रणालियां क्या हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास की प्रणाली, आर्थिक विकास की प्रणाली सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आर्थिक विकास की प्रणाली में जो एक महत्वपूर्ण समस्या ये आती है, या उत्पादन की जो केंद्रीय समस्या है, उत्पादन की केंद्रीय समस्या क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की केंद्रीय समस्या ये है, पहली चीज किस चीज का उत्पादन किया जाए और किस चीज का उत्पादन न किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और किसका न किया जाए, किसी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। ये हो सकता है ये शो कर रहा है। ये आज का बस यहीं तक ये टॉपिक समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.